सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 3 है रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में ही इस प्रकार का एक पाठ था जिसका नाम था तंतु से वस्त्र तक। उसी प्रकार का ये पाठ है, थोड़ा सा कुछ टॉपिक में अंतर है। तो चैप्टर से इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो हेडिंग है रेशों से वस्त्र तक। तो रेशे यानी किसी प्रकार का जो कपड़े बुनने के लिए हम जो मटेरियल काम में लेते हैं, जैसे कपास है, तो उसका जो बिल्कुल बारीक जो धागा होता है उसको हम उसका रेशा कहेंगे। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। एक आप धागा लीजिए, उस धागे को भी आप थोड़ा और खोलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप उस धागे को सुई में डालने का प्रयास करते हैं तो वो धागा सुई में ठीक प्रकार से डलता नहीं है। आगे से उसके 2-3 तंतु उसके अलग अलग दिखाई देते हैं। तो वो जो उसके अलग अलग तंतु दिखाई दे रहे हैं वो उसके रेशे हैं। उस रेशे से हम किस प्रकार से वस्त्र बनाते हैं, तो ये हमने कक्षा 6 का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था। अब इसमें थोड़ा सा उससे आगे की जो बात है उस बात को हम करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो रेशों को हम फाइबर भी कहते हैं। और आपने पिछली कक्षा में ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऊन भेड़, बकरी, याक, ऊंट और कुछ और जो बर्फीले क्षेत्रों में कुछ पशु पाए जाते हैं जिनके लंबे बाल होते हैं, तो उन जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से रेशम का एक कीट होता है और उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो ऊन और रेशम ये हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, इसलिए इनको हम जांतव रेशे कहते हैं। एक इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, जांतव रेशे क्या है? तो आपका उत्तर होगा कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। फिर आपसे पूछे कि क्या उदाहरण इसका देंगे, तो आप भेड़, बकरी, याक और जो रेशम का कीट है उससे रेशा प्राप्त होता है, ये आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो ऊन के रेशे हैं वो हमें भेड़ अथवा याक के बालों से हम उसे प्राप्त करते हैं। और रेशम का जो रेशा होता है, फाइबर होता है, वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से हमें फाइबर मिलते हैं, और यानी रेशा मिलता है। और इन रेशों को हम कैसे ऊन में परिवर्तित करते हैं, जिसकी स्वेटर बनी जाती है। और आपने उन स्वेटरों का उपयोग किया है, आपने देखा है। आप देखिए, ये आपके सामने एक भेड़ का चित्र दिखाया हुआ है। तो इसके ऊपर जो पूरा जिसका शरीर है वो घने बालों से पूरा लदा हुआ है। और ग्रीष्म काल के समय में ये पूरे जो इसके बाल हैं उनकी हम कटाई करते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के बाल बड़े हो जाते हैं तो आप नाई की दुकान पे जाके उनकी कटिंग करवाते हैं, उसी प्रकार से इस भेड़ के बालों की पूरी कटिंग की जाती है, उसकी कटाई की जाती है। तो ऊन किस से हमें प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। अब भेड़, बकरी और याक, इनसे हमें ऊन प्राप्त होगी। भेड़, बकरी, याक। और ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। आपने भेड़ बकरियों को देखा है, खूब उसके शरीर पे बाल होते हैं। अब ये बालों की उनके ऊपर मोटी परत होती है। अब ये परत इनकी शीतकाल में सर्दी से इनकी रक्षा करती है। अब ये बालों के बीच में जो इनकी मोटी परत होती है उसमें अधिक मात्रा में वायु भर जाती है। और आप जानते हैं वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। और अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, क्योंकि इन रोएंदा रेशों से और ऊन इन रोएंदा रेशों से प्राप्त की जाती है। अब आपसे एक इसमें नया प्रश्न आता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये भेड़ बकरी है, इनको सर्दी में सर्दी क्यों नहीं लगती? तो आप इसका बता सकते हैं, इनके ऊपर जो बालों की एक मोटी परत होती है उनमें वायु भरी रहती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए जो बाहर की सर्दी है उस बाहर की सर्दी को वो भेड़ या बकरी इन तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए
उनको सर्दी नहीं लगती है, तो बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। अब आगे इस विषय को देखते हैं। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं? हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। नीचे इसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें उन नस्लों का नाम लिखे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे हम। तो ये अनेक जो नस्लें पाई जाती है, यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अब ये ऊँट है, ऊँट के बालों से भी ऊन बनाई जाती है, उससे भी जो मोटे कई गलीचे हैं और हैं जो मोटी चीज़ें बनाई जाती है, वो उसमें ऊँट की जो बाल हैं उनकी ऊन भी काम में लेते हैं। तो ये ऊँट का आपके सामने चित्र है और ये है याक का चित्र। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। यह जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये बकरी विशेष रूप से पाई जाती है। और कश्मीरी बकरी की त्वचा पर के निकटी मुलायम बाल, जिसको फर भी कहते हैं, ये होते हैं। इससे बहुत ही अच्छे किस्म की शाल बनाई जाती है जिसको पश्मीना शाल कहते हैं। आप इसमें देखिए, ये इसमें और दो जंतु है, लामा और एल्पेका। ये लामा और एल्पेका ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले जंतु है। इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। और ये अंगोरा बकरी और सामान्य बकरी का चित्र है। और ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी हम ऊन के रूप में करते हैं, इसकी हमने पहले बात कर ली थी। अब आप प्रयोग करने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आप इन जंतुओं के चित्र इकट्ठे कर सकते हो और उनको अपनी पुस्तक में, जो आपकी कॉपी है उसमें आप स्क्रैप बुक के रूप में आप उसको बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने रेशे प्राप्त कर लिए, भेड़ है उसके बालों की हमने कटाई कर ली, तो फिर उससे ऊन बनने तक का सफ़र क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए हमें भेड़ चाहिएगी, तो सबसे पहले भेड़ का पालन करना पड़ेगा। भेड़ को पाला जाता है और फिर उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके, उनको साफ़ सुथरा करके, एक कई इसके तरीके हैं, उन तरीकों के कई चरण हैं, उन चरणों से गुजारते हुए उससे ऊन बनाई जाती है। इसकी हम आगे जानकारी करेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ को पालना और प्रजनन हो गया भेड़ों की संख्या को बढ़ाना। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की आप यात्रा करेंगे तो आपको गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराते हुए देखा है या उसको कहीं ले जाते हुए देखा। आप में से बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस प्रकार से भेड़ों के झुंडों को देखा है। भेड़ एक शाकाहारी जंतु होता है, घास और पत्तियां उसको पसंद होती है। और जो भेड़ का जो पालन करने वाले हैं, भेड़ पालक हैं, वो उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त कोई दाल, मक्का, ज्वार, खली कहते हैं बीज में से जब तेल निकाल लिया जाता है, जैसे कोई सरसों है या जो कोई बिनोला है, उसका तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो कचरा बचता है उसको खली हम कहेंगे। और उसके अलावा कुछ अन्य पौष्टिक खनिज पदार्थ भी उनको खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा उनको खिलाया जाता है। अब एक सारणी है ये, आप इसमें देखिए कि नस्ल का नाम लिखा पड़ा है। ये भेड़ों की नस्ल के नाम आपको याद रखने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय भेड़ों की नस्लों के नाम लिखिए। तो ये नस्ल के नाम हैं लोही, रामपुर बुशायर, नाली या नली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। तो आप ये नाम लिख सकते हैं। और अब नस्ल का नाम है, उसके बाद में उसकी ऊन की गुणवत्ता कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो लिखा हुआ है। और ये कौन सा राज्य है जहाँ पर ये पाई जाती है। तो उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे, जैसे लोही। अब ऊन की क्वालिटी क्या है, अच्छी गुणवत्ता की, यानी अच्छी क्वालिटी की ऊन है। पाई कहाँ जाती है, राजस्थान और पंजाब में। तो ये इन सब जो नस्लों के नाम हैं, इनकी ऊन की क्वालिटी कैसी है और कौन से राज्य में पाई जाती है, इसको आप अच्छी प्रकार से आप इसको देख लेना। अब हम बात करते हैं कि जो भेड़ों को हमने ऊन के लिए पाला है, तो कौन सा तरीका है जिससे हमें ऊन प्राप्त उससे हम करते हैं।
तो हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है और भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम अभी आपने देखे। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिसकी बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन का मतलब हो गया जिस भेड़ के ऊपर अच्छी क्वालिटी की ऊन है उस प्रकार की भेड़ों को छांटा जाता है और उनके जो आगे बच्चे पैदा होंगे तो वो सारे अच्छी क्वालिटी ऊन देने वाले होंगे। तो इस प्रकार जो भेड़ों की संख्या बढ़ाई जाती है वो वर्णात्मक प्रजनन कहलाएगी। तो इसमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीरों पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। अब बालों को काट लेने के बाद में फिर उन रेशों को जो हमने उसके बाल सारे काटे हैं उनको ऊन में कैसे हम परिवर्तित करेंगे। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। आपके पास जो ऊन आती है और भेड़ के हमने बाल काटे हैं तो उसके बीच में एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद में आपके जो पास में ऊन आती है वैसी तैयार होती है। अब इसके कई चरण हैं, एक एक चरण की हम बात करेंगे यानी एक एक स्टेप की। पहला स्टेप होगा भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ में उतार लिया जाता है, उसको कहते हैं ऊन की कटाई करना। आपने पहले भेड़ के चित्र देखे हैं, पूरे बाल उसके भरे हुए हैं। उसको भेड़ को कई बार तो भेड़ खड़ी है उसके बाल उतार लिए जाते हैं, कई बार उसको नीचे भेड़ को लिटाकर और उसके सारे बाल काट लिए जाते हैं। तो ये जो पहला चरण होगा ऊन की कटाई करना यानी भेड़ों की बालों की जो त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ऊन इसको नीचे से काटते हैं तो हल्की सी परत आ जाती है, बाकी उसके बाल ही कटते हैं। तो भेड़ के बाल उतारने के लिए इसी प्रकार की एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसे नाई द्वारा बाल काटने की मशीन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटते हैं। अब गर्मी के मौसम में क्यों काटते हैं? क्योंकि सर्दी के मौसम में यदि काटेंगे तो भेड़ को ठंड लगेगी और भेड़ बीमार पड़ जाएगी, इसलिए गर्मी के मौसम में उसके बालों को काटा जाता है। और बाल ऊनी रेशे हमें प्रदान करते हैं और ऊनी जो रेशे भेड़ से हमें मिलते हैं उसको संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। और ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे हम हमारे बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो बाल के कटने पे हमें कोई दर्द नहीं होता। पिताजी जब आपके दाढ़ी बनाते हैं तो भी वो अपने बाल काटते हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता। यानी जो त्वचा के बाल काटे जाते हैं उनका हमें दर्द नहीं होता। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जो बाल होता है वो एक प्रकार से निर्जीव रूप में रहता है, उसका शरीर के साथ में हमारा संबंध जो त्वचा के अंदर जब वो बाल की जड़ लगी रहती है वहीं से उसका संबंध होता है। इसलिए जब उसको जड़ से उखाड़ते हैं तो हमें दर्द होता है और जब बाल को काटा जाता है तो हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे बाल है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी हुई होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसे आपके या हमारे उगते हैं। अब ये पहला चरण था भेड़ के बाल को काटना। अब दूसरा चरण है, दूसरा स्टेप है ऊन बनाने का। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकी में डाल के अच्छी तरह से धोया जाता है। अब देखिए ये पहला चरण है, ये भेड़ यहाँ पे लेटी हुई है और इस भेड़ के ये कैंची की सहायता से या बाल काटने या किसी यंत्र की सहायता से इसके बाल काटे जा रहे हैं। उसके बाद में जो बाल काटे गए हैं ये इसका स्टेप नंबर हो गया 1। इसके बाद में जो बाल काटे गए हैं उसको इस टंकी में डाला गया है, ये 2 नंबर स्टेप हो गया। अब टंकी में बाल डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे कि उसमें जितनी भी कोई गंदगी है, मिट्टी है और अन्य उसमें कोई कचरा है, कोई कांटे लगे हैं, वो सब उसके धोने से उसके सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद में जो इसका तीसरा स्टेप आएगा, तो ये जो हमने धोने का काम किया है उसमें चिकनाई, धूल, मिट्टी सब निकल गई, इसको कहेंगे अभिमार्जन। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भेड़ों की जो ऊन बनाने की चरण है उसमें अभिमार्जन क्या है? तो आपका उत्तर होगा
कि भेड़ के बाल काटने के बाद में उन बालों को धोया जाता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है ताकि उसकी चिकनाई धूल मिट्टी निकल जाए। ये जो कार्य है इसको हम अभिमार्जन कहेंगे। आज के लिए मशीनों की सहायता से भी किया जाता है। अब अभिमार्जन के बाद में तीसरा चरण आएगा छंटाई करने का। अब रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जो अच्छे बाल होते हैं, और वहाँ पर विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अलग अलग क्वालिटी के बाल वहाँ पे छोटे हैं, साइज़ के हिसाब से बड़े हैं, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। जो चौथा चरण है उसमें बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, बर किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि भेड़ के जब बाल काटे जाते हैं तो उन बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे होते हैं, जिसे बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब इतना काम हो गया चौथे चरण का। उसके बाद में जो हमें ऊन मिली है जो रेशे के रूप में, उसको हम विभिन्न रंगों में रंगाई करते हैं। ये उसका पांचवा चरण है। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की जो सामान्यतः ऊन आएगी, जो उसका प्राकृतिक कलर होगा वो होगा काला, भूरा या सफ़ेद। फिर अंतिम चरण आता है उसको रीलिंग करना। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उसे धागा बना लेते हैं, और लंबे जो रेशे हैं उनको काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में, और जो अपेक्षाकृत छोटे रेशे हैं उनको काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में हम काम में ले लेते हैं। अब देखिए एक बार फिर से जो इसके चरण थे हम देखेंगे। सबसे पहले हमने भेड़ के बाल काटे, ये पहला चरण था, कटाई करना। फिर अभिमार्जन करना, और तीसरे में मशीनों द्वारा फिर उसका अभिमार्जन किया गया, और उसके बाद में ऊन का धागा बनाया गया। अब इसके बाद में करते हैं दो जांतव रेशे प्राप्त होते हैं। एक तो भेड़ से प्राप्त होते हैं और दूसरा रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। अब रेशम का आपने नाम सुना है, तो वो भी एक जांतव रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। उसको हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, कैसे उसका रेशम के कीट का पालन होता है, उसकी हम जानकारी और करते हैं। रेशम, जिसको इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, तो रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम का कीट होता है वो उसको बनाता है। अब रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, या उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो एक छोटा प्रश्न ये भी हो सकता है, सेरीकल्चर क्या है? तो आपका उत्तर होगा, रेशम के कीट को पालन करना या रेशम के कीट का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। अब रेशम प्राप्त करने के लिए हम जिस रेशम के कीट से हमें ये मिलता है उसके जीवन चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम करेंगे, बात करेंगे। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है। आप इसको ध्यान रखना, मादा रेशम कीट अंडे देगी, अंडे से लार्वा निकलेगा, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। जो लार्वा निकलेगा उसको हम तीन नाम से पुकारते हैं, कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट। तीनों एक ही नाम है। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वह कहलाता है प्यूपा या कोशित, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। यह अंग्रेजी की संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर अपने जो पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता रहता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है, और जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यानी वो जो एक पदार्थ स्रावित करता है वो स्रावित करके अपने चारों ओर लपेटता रहता है और एक गोला सा बन जाता है। तो जो रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है, यह आवरण कोकून कहलाता है। अब कीट का उसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, और रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है, और रेशम का मृदु रेशा
यह स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ये एक विशेष जानकारी है। अब देखिए, जो रेशम का कीट है यह नर रेशम है और ये नर कीट है इसका, और ये बी में मादा कीट है। अब सबसे पहले इसने ये जो शहतूत का पत्ता है, ये शहतूत के पत्ते पर इसने ये अंडे दिए। यहाँ पे ये देखिए, ये रेशम के कीट के अंडे हैं, और इसके बाद में ये रेशम का इससे कीट बनता है। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में इसकी आगे की कड़ी है, जब वो बन गया कैटरपिलर, और उसके बाद में ये अपने ऊपर इसने जो स्राव करता है प्रोटीन का, वो रेशा अपने ऊपर स्राव करते करते इस प्रकार से कोकून के रूप में ये बन जाता है। और ये कोकून के अंदर एक विकासशील कीट का आपको चित्र दिखाया गया है। ये उसकी अंतिम अवस्था है। तो ये जो रेशम का धागा होता है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन, चिकनाहट, चमक आदि में अलग अलग होता है। अतः टस्सर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न रेशम के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त होते हैं। ये उनकी अलग अलग क्वालिटी है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और चमकीला होता है, मुलायम होता है, चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा भी जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन करना, उनको बढ़ाना भारत का एक प्राचीन व्यवसाय है। तो भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। अब रेशम का एक धागा लेकर यदि हम उसको जलाएंगे तो इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। अब इससे हमें पता लग सकता है कि वो असली है या नकली है, यदि हम रेशम की कोई पहचान करना चाहें। किसी कृत्रिम संश्लेषण, कृत्रिम या जो आर्टिफिशियल मनुष्य ने बनाया हुआ रेशम है, और शुद्ध रेशम, इन दोनों धागों को लेंगे, और उन दोनों धागों को यदि हम पहचान करनी है तो उन पहचान करने के लिए उन दोनों धागों को सावधानी से हम जलाएंगे, और जलते समय उससे जो गंध उत्पन्न होगी उसमें हम अंतर महसूस करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा तो असली है और कौन सा नकली है। तो जिसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम जलने के जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है, इससे हमें पता लग सकता है। जो शुद्ध रेशम होगा उसकी जो गंध है वो आपको कोई सजीव जब जलता है तो उसकी जैसी गंध आती है, उस प्रकार से उसकी गंध आएगी। अब देखिए, रेशों से जब रेशम कीट का एक प्रकार से यह हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अब देखिए आप इसको, यह है मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे। अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये मादा रेशम कीट है और उसने ये अंडे दे रखे हैं, ये देखिए आप। और उसके बाद में उसने ये अंडे दे दिए, और फिर ये रेशम का पेड़ है। ये पेड़ किसका है? ये रेशम का पेड़ है। और ये सॉरी, रेशम का नहीं है, ये शहतूत का पेड़ है, और ये शहतूत की पत्ती है। अब इस शहतूत की पत्ती के ऊपर ये रेशम का कीट इसको खाता रहता है और उसका यहाँ पे पालन होता है। उसके बाद में ये अंतिम जो इसकी अवस्था आती है वो इसमें कोकून के रूप में होता है, और कोकून ही इसी से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जो हमने किस प्रकार से ये तैयार होगा। अब कोकून से जब हम प्राप्त करेंगे रेशम, हमने पहले इसको ध्यान कर लिया किस प्रकार से कोकून तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद में कोकून से हम रेशम प्राप्त करेंगे, तो उससे जो फाइबर प्राप्त होगा उससे बाद में रेशम बनाया जाता है। अब रेशम कीट का पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अब हमने अभी पहले चित्र में देखा कि वो किस प्रकार से एक अंडे उसने दे रखे हैं।
इन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ के ऊपर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को उसको बेच दिया जाता है। और ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप और आर्द्रता, नमी में अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए। यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। उसके बाद में लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ में बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों तक ये कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं उसके बाद में। और कोकून बनाने के लिए भी बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं और वहाँ वो जो स्रावित करते हैं पदार्थ है जो प्रोटीन का बना होता है उसको वो अपने चारों ओर लपेटते रहते हैं। और रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित हो जाता है। अब रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए इन कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। ये जो कोकून होते हैं इनको बाहर निकाला जाता है और वैसे कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि उसके अंदर जो कीट विकसित हो रहा है वो मर जाता है। या तो उसको पानी में उबालते हैं या भाप में रखते हैं या धूप में रखते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर उससे पृथक हो जाते हैं और जो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। और रीलिंग विशेष मशीनों से करते हैं जो कोकूनों में से फाइबर रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई करते हैं जिससे रेशम के धागे में प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों के द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। अब रेशम की खोज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रेशम की खोज यथार्थ संभवतः अभी तक अज्ञात है कहाँ हुई, लेकिन एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार, किंवदंती एक वो बात होती है जो हमें सुनी सुनाई हमारे सामने आती रहती है, जिसे कोई प्रमाणिक आधार नहीं होता। तो एक चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी ली लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का एक गुच्छा अलग हो गया और रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ। सैकड़ों वर्षों तक इसे बड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं। तो ये हमने रेशों से वस्त्र तक, इसमें हमने किस प्रकार से भेड़ों से जो उसके बाल काटे जाते हैं उससे ऊन तैयार की करेंगे वो हमने सीखा, जाना कैसे की जाती है, और किस प्रकार से रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, उसको बनाया जाता है, ये हमने सीखा। इस को आप 1-2 बार इस पाठ को आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना, विषय आपके और क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको उत्तर निश्चित रूप से दिया जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको इसके जो प्रश्नोत्तर है इस पाठ के वो आपको इसमें साथ में करवाएंगे।